ये टॉपिक हल्का है बच्चों, लेकिन मतलब कोई भी बहुत ही आसान चीज है कि बेटर है, करनी तो सारी पड़ेंगी, है ना। कहीं से एक क्वेश्चन भी आ गया, इससे क्वेश्चन भी बड़ा कम रहता है मैट्रिक्स से, ये भी ध्यान देना, लेकिन छोड़ नहीं सकते और बड़ा सिंपल है, कुछ है ही नहीं। तो जो जरूरी चीजें एक बार रिकॉल ही करनी होंगी, और एक ही रूल बस इसके अंदर नया है, वो मैं बताऊंगा। सारे नोट्स पुराने नए सब बनवा देता हूँ आपको, कुछ चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। ठीक है, मैट्रिक्स बिल्कुल 12th जैसा है, मतलब उससे ज्यादा 12th में बहुत ज्यादा करा है, यहाँ बिल्कुल बेकार है। मतलब 2 मैट्रिक्स की प्लस का क्वेश्चन है, 2 मैट्रिक्स की माइनस का क्वेश्चन है, बताओ वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्या। लेकिन फिर भी जो चीजें एक बार नोट्स बनाने जैसी हैं कि कोई भूल सकता है, हमें आइडिया है, वो सारी बता देता हूँ। एक नया रूल है वो बता देता हूँ, फिर टॉपिक खत्म करके ऐसे ही एक और टॉपिक है, इसके बाद बैक टू बैक कर रहे हैं, अभी हम ऑर्डर में चल रहे हैं, ध्यान से सुनते रहना। उसके बाद अगला भी लीनियर इनइक्वेशन, ठीक है, वो भी काफी पता है, बस उसमें लैंग्वेज में आप फंस सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज आपको 12th में हैंडल करनी थी, वो आपके सिलेबस से आउट हो गई, आपने देखी ही नहीं, तो वो समझानी पड़ेंगी आपको, लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम से इनइक्वेशन कैसे बनती है। ठीक है, खैर सुनते रहो। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब ध्यान से देख लेना, कई बार क्या होता है, कोई टॉपिक पुराना पढ़ा हुआ है ना, तो आप ऑनलाइन भी बैठे हो कि सुस्त हो गए थोड़े से, क्या ये आता है छोड़। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक नंबर पे आप फाउंडेशन क्लियर करोगे कि नहीं करोगे, शायद एक आधा बच्चा, सबकी बात नहीं कह रहा, सिर्फ एक नंबर कम या ज्यादा पे। और बड़ी बात होती है इन कॉम्पिटिशन में, ये नहीं होता 90% लाने हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये नहीं होता, कॉम्पिटिशन ये नहीं होता, क्लियर और नॉट क्लियर का होता है। बाकी टॉप के लिए, रैंक के लिए लड़ते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन क्लियर होना ही एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है भैया, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कोई भी चीज को हल्के में मत छोड़ देना, यार ये तो तुम्हें पक्का आती थी, ये तो तुम हर हालत में सही करके आओगे। ठीक है, तो एक बारी अब नोट्स बनाने शुरू कर देते हैं फटाफट से। कहां पहुंच गए थे हम, मैं था बात पर, लास्ट क्या बोल रहा था मैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बोला था, बिल्कुल मैंने आखिरी शब्द। दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं भैया। आज शायद कोई एक बच्चा नया है तो हैंड रेज कर दीजिए, जो अभी तक कोई क्लास मेरे साथ यहाँ ली नहीं है, अगर है तो, एक स्टूडेंट अगर है तो है। हाँ जी, कशिश है। कशिश एक बारी माइक खोल के बताओगे, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 12th का तो बेसिक तो आपको आता है ना, नॉर्मल। यस सर। हाँ, तो बस है वही है, बस एक आधी चीज कहीं कहीं बढ़ेंगी, और उन्हीं चीजों की हम कहीं प्रॉपर्टी बनाएंगे वो। ठीक है, और कुछ मैं बोल भी चुका हूँ, ठीक है, सुनते रहना। लेकिन आप प्रीवियस, कशिश एक चीज और सुन लेना, आपकी 2 वीक की लगभग लगभग 14 क्लासेस गई हैं, उनमें काफी कुछ गया है, बहुत कुछ काम की बातें गई हैं। वो आप रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाकर या 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगाकर 10-12 दिन में उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। ठीक है जी, वो जरूर कर लेना, क्योंकि ओके ये सर। फिलहाल वाला 1-2 क्लास वाला आसान चल रहा है, फिर बहुत बेटर आ जाएगा, बिल्कुल नया आ जाएगा। चलते चलो भैया, डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं भैया, अनुषा डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं, डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं, अनुषा जल्दी बोलो, 1 मार्कर वो ऑप्शन में पूछ लेगा, तुम चैप्टर करके बैठे हो तो स्क्वायर तुम्हारा कौन। मैट्रिक्स का कोई एसोसिएटेड वैल्यू, मतलब बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया बोला। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 4 ऑप्शन होगी, जिसमें एक ये जरूर होगी जो इसने बोली है, और ये गलत हो गई जल्दबाजी में, बहुत बढ़िया बच्चे से, ये बच्चा बड़ा जबरदस्त है, इसको 100% पता है, एक शब्द से गलत हो गई। किसी भी मैट्रिक्स की एसोसिएटेड वैल्यू, अनुषा आपसे ही पूछ रहा हूँ, किसी भी ऐसा मैट्रिक्स, किसी भी किसी की भी नहीं होती बच्चे। स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर आप मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते, तो मैं यही कह रहा हूँ कि चलो 1 घंटा लगाएंगे हम इसमें, छोड़ने वाले नहीं, हम इस घटिया टॉपिक में भी लगा रहे हैं हम 1 घंटा, लेकिन ना अपनी कमियां ढूंढ लेंगे यार, कि आसान मानते थे और ये उसी पे उलझा लेगा। इस पेपर वाले बनाने वाले को भी पता है 12th का बच्चा बहुत जबरदस्त मैट्रिक्स करके आया हुआ है, ये तो लेवल ही कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो वो ऐसे थोड़ा सा घुमा के दे देता है चीज। ठीक है, तो नोट्स बना लो भैया आप जल्दी जल्दी। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, मैं बस वही वही बातें बताऊंगा जहां मुझे पता है आप गड़बड़ कर सकते हो, जो मेरे को अच्छे से आइडिया है, कौन बच्चा कहां गड़बड़ करेगा वो बताऊंगा ही नहीं मैं। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट एसोसिएटेड, एसोसिएटेड वैल्यू, वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स, नहीं ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, बस ऑप्शन में 4 ऑप्शन होंगी, एक ये बस स्क्वायर मैट्रिक्स की एसोसिएटेड वैल्यू को डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं भैया, एक बारी कोई भूल रहा हो ना वो बता देना, तो मैं आ जाऊंगा उस बात पे। 2/2 ऑर्डर, 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, किसी ने पूछना है तो जरूर हैंड रेज कर दो, बोलने में पता नहीं हेजिटेट करो तो। हाँ जी, किसी को डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर, 3/3 ऑर्डर पूछना है तो 1-1 सेकंड लगेगा। माइनर कोफैक्टर एक बारी देख लेना, बस एक बारी ऐसे देख लेना, नोट नहीं बनाने तो रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, और इसके क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे नहीं लाऊंगा, मैं एक एक बारी बस चीजें बोल के छोड़ रहा हूँ, जो थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन है बस वो स्क्रीन पे लाऊंगा मैं। माइनर और कोफैक्टर दोनों पढ़ रहे हैं, पहले माइनर की बात कर लेते हैं। ठीक है भैया, सब समझते हैं, नो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट पहली रो पहला कॉलम,
दूसरा एलिमेंट, ये जिसे घर बैठ के हम दूसरा बोल रहे हैं, एक्चुअली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सर A12 A13 ऐसे एलिमेंट चल रहे हैं सर। मैं सबके माइनर नहीं बता रहा, मैं बस पहली रो के माइनर बता देता हूँ। माइनर को यूजुअली एम से लिखते हैं, ठीक है भैया। अब 1 1 पोजीशन का लिखना है सर। इस एलिमेंट को लीड करने वाला रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, A2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालो। 45 माइनस 48, 45 माइनस 48। जहां दिक्कत होगी आप बोलोगे भैया, बाकी हर क्वेश्चन हर टॉपिक रोक के कराऊंगा, ये थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हो। उतना उतना प्रैक्टिस कर लेना जितना इतना कह रहा हूँ सर। इसका माइनर रो कॉलम छोड़ेंगे, रो कॉलम छोड़ेंगे। ये 4 मेंबर का डिटरमिनेंट सर डायगोनल मल्टीप्लाई 36 माइनस ऑफ डायगोनल 42, 36 माइनस 42 माइनस 6। और सर माइनर है, साइन चेंज नहीं होगा, साइन जो आया वो रहेगा। कोफैक्टर में करते थे वो साइन की पोजीशन से साइन चेंज, माइनर में नहीं करते। कोई कंफ्यूजन, कोई भूल रहा है? बस एक रो के लिख रहे हैं। M13 सर, इस रो का माइनर रो कोफैक्टर छोड़ दिया सर, डायगोनल 32 माइनस ऑफ डायगोनल 35, 32 माइनस 35 माइनस 3, साइन जो आएगा आएगा। कुछ पूछना है किसी ने? अब इसी में कोफैक्टर कर लो, इसी में कोफैक्टर कर लो। ये तो आगे माइनर, बस अब सबके लिख ही लोगे। कुछ पूछना है तो आपको बोलना है बच्चों। कोफैक्टर सर, माइनर ही न्यूमेरिकली कोफैक्टर होते हैं न्यूमेरिकली, लेकिन साइन उनके चेंज हो सकते हैं प्लस या माइनस के। वो पोजीशन का सम इवन है, पोजीशन का सम इवन है तो साइन साइन वही रहता है, और पोजीशन का सम ऑड है तो साइन चेंज हो जाता है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। सुनते रहना, अभी देखो एक एक करके कुछ छोटा छोटा सा पूछूंगा और फंसा लूंगा आपको। आपको आता है ना, इसी में अभी फंसाता हूँ। पहले कोफैक्टर याद कर लो, देखो तुम्हें आते तो ही। यहाँ ऐसे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ और तुम ध्यान ही दोगे। तुम्हें फंसा फंसा के दिखाऊंगा, हर क्वेश्चन पे ध्यान से देखना। पहले एलिमेंट का कोफैक्टर सर 1 1 पोजीशन का लिख रहे हो ना सर, रो कॉलम छोड़ो, वही है वैसे ही निकलते हैं। इसको लीड करने वाला रो छोड़ो, इसको लीड करने वाला कॉलम छोड़ो, 2/2 का डिटरमिनेंट निकालो। 45 माइनस 48 सर वही आएगा। पोजीशन का सम सर इवन है तो साइन वही रहेगा। अगर ऑड होता तो साइन बदल देते, प्लस का माइनस या माइनस का प्लस। ऐसे रट के ही करते हो ना, बस पहली रो का लिख रहे हैं, ठीक है। यहीं से देख लेना, उसको कॉपी मत मारो। रो कॉलम छोड़ा सर, 36 माइनस 42 माइनस 6 सर, वो तो माइनर ही है, अभी साइन चेंज करना है। पोजीशन का सम ऑड है और पोजीशन का सम ऑड है, साइन चेंज हो गया। C13, ठीक है। देखो फंसाने का सामान तैयार कर लिया मैंने आपका। रो कॉलम छोड़ दिया, ठीक है भैया। डायगोनल के मल्टीप्लाई 32 माइनस 35 माइनस 3 आ गया सर। पोजीशन का सम इवन है, साइन वही। कोई एरर नहीं किया भैया, वो मत ढूंढना, सब ठीक ही है। यही आप सीखते थे, यही मैंने बोला है पहले। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बोल दो। याद आ गया? हर्ष पीपल, बच्चे कोफैक्टर का फॉर्मूला बता। देख तेरे लिए हेल्प कर देता हूं, तू फंसे ना। हर्ष पीपल बोल दियो, और भूल रहा है तो बोल दियो भूल रहा है भाई। बैच को रोक के मत चलियो फटाफट से। भूल गया। आर्यन, आर्यन भाई देखो, यहाँ मेरे को ऐसे पूछना पड़ेगा। कनन याद है तो बोल दो, कोई भी बोल दो, लो मैं पूरे बैच से पूछ रहा हूँ। प्रणय ने बोल दिया सर। एक्चुअली होता क्या था, 1 मिनट फील से करना भैया, रटेंगे तो फिर काम ही नहीं आएगा। और 1 मार्क का क्वेश्चन, मैं वही कह रहा हूँ, टीचर को पता होता है बच्चा कहाँ गड़बड़ कर सकता है, वो वही उलझाएगा आपको। ये थोड़ी पूछ लेगा वो जो आप 12वीं में ऐसे खेल में कर लेते थे। अरे सर, कोफैक्टर माइनर होते हैं, उसी पोजीशन का माइनर ही कोफैक्टर होता है। नंबरों में तो सेम ही होता है वो, बस साइन बदलता है, कभी सेम रहता है कभी बदलता है, ऐसे ही होता है ना सर। तो एक्चुअली ना माइनर का कोफिशिएंट -1 सर। अगर -1 रख दोगे तो साइन तो हमेशा ही बदल जाएगा उसका। हमेशा तो नहीं बदलता, पोजीशन का सम इवन हो तो साइन वही रहता है, ऑड हो तो बदल जाता है। तो इसकी पावर हम ऐसे लिख देते हैं, देखो बना लो, सोच लो थोड़ा सा। -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर। तो कोफैक्टर न्यूमेरिकली तो माइनर ही है, लेकिन -1 की पावर i प्लस जे, वो रो प्लस कॉलम कर देते हैं। वो अगर ऑड नंबर आया तो यह माइनस बन ही जाएगा और उसका साइन बदल ही देगा। और पोजीशन का सम इवन आ गया तो माइनस की पावर इवन प्लस हो जाएगी, यानी माइनर वही रह जाएगा, माइनर ही कोफैक्टर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बस यहाँ ये लिखना था, और बाकी तो तुम्हें शायद याद ही था, ठीक है। माइनर कोफैक्टर फॉर्मूला, कोई दिक्कत है तो बोलना। बाकी एक बारी जब किताब पढ़ोगे, पूरा खाओगे, सारे एग्जाम्पल करोगे, एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन निकालोगे, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन इसके बाद बन जाए तो मेरे को बोल देना। मैं चीजें वैसे कवर कर रहा हूँ जहां जहां आपको थोड़ा थोड़ा फंसना चाहिए, ठीक है। कोई नोट बना रहा है तो हैंड रेज दे देना। नेक्स्ट सर, अगली बात आ गई, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आप कभी कभी भूल जाते थे, और 12th में ज्यादा भूलना होता था भैया, क्योंकि नॉन इन्वर्टेबल इन्वर्टेबल सिंगुलर आता था। लेकिन आपको याद होगा एक जुगाड़ बोलते थे हम, ठीक है भैया। सिंगुलर मैट्रिक्स, चलो सब कुछ तो यहाँ ये कह नहीं देंगे टॉपिक, मतलब अगर आप ये सिलेबस देख रहे हो ना, तो इन्होंने सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थ्योरी में भी दिया, एमसीक्यू भी बनाया। फिर अगर आप फिर ये सिलेबस देखोगे ना, इनवर्स भी निकालना कहीं ना कहीं सिखा रहे हैं ये, कि मैट्रिक्स का इनवर्स आप पूरा ना जानते हो।
ठीक है, अब 1 मार्कर का क्वेश्चन उसका क्या बनेगा, 1 मिनट सुनो जरा। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, पहले मीनिंग बोल देता हूं, फिर आप समस्या समझना कि जब आप गड़बड़ चाहे 12th में बैठ के करो, चाहे आप करो क्या करते हो। वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। ठीक है भैया, जिसका डिटर्मिनेंट 0। अभी 1 मिनट लिखना मत भैया, ये चीज किताबों में हमेशा लिखी थी, तुमने कभी पढ़ी भी थी। समस्या सुनना और उसका इलाज सुनना। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सर अब इसको क्या बताओगे आप? सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट 0 और नॉन सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, सिंपल। ठीक है, अब 1 मिनट इसको यहीं होल्ड करो, अभी कुछ मत लिखना, मैं आपको सीक्रेट खोल के देता हूँ। देखो 1 मार्क का क्वेश्चन कैसे गड़बड़ आता है 12th में और सीए फाउंडेशन में। इनवर्स याद करो, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते थे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एक बारी भैया हर चीज मैंने अभी नहीं बोली है, अगर आप भूल रहे हो तो बताना। एडजॉइंट ऑफ ए कोई भूल रहा है? हैंड रेस दे दो बस, 2 मिनट 30 सेकंड लगेंगे याद दिलाने में, जल्दी जल्दी बात कर लेना। एडजॉइंट ऐसे होता था ना, कोई मैट्रिक्स है कोई भी, तो उसके कोफैक्टर लिखते थे, उसके कोफैक्टर, ठीक है, नो के नो एलिमेंट, अब जिस भी ऑर्डर का कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते थे रो के कॉलम, तो एडजॉइंट आ जाता था, याद करो। ठीक है भैया, खैर मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब पॉसिबल होता है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब पॉसिबल होता है? सर इनवर्स का ये फॉर्मूला है, जब फॉर्मूले से चीजें आ जाए पॉसिबल हो जाएगा। तो भाई यहाँ नीचे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा है डिवाइड में, और ये एक नंबर है। आपको पता है मैट्रिक्स का एसोसिएटेड नंबर, स्क्वायर मैट्रिक्स का एसोसिएटेड नंबर डिटर्मिनेंट है, ये एक नंबर है। और ये नंबर अगर 0 हो गया तो आप किसी चीज की 0 से डिवाइड करो तो वो तो डिफाइंड ही नहीं होगी। यानी आपको बड़े अच्छे से फील से पता है कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स कब पॉसिबल नहीं होता, जब सर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, नीचे 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मैं कुछ कहीं और जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यानी मैं ये कह रहा हूं कब कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होती है, आपके लिए वर्ड होते हैं ना, आप रटते हो तो गड़बड़ करते हो। कब किसी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होती है? इन्वर्टेबल का मतलब इनवर्स, इनवर्स पॉसिबल है। सर वो इतनी सी बात है जब नीचे वाला नंबर 0 ना हो, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 ना हो। ये तो यहां भी कुछ है और ये यहां भी कुछ है। ठीक है, ध्यान से सुनना। कब कोई मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टेबल होती है, नॉन इन्वर्टेबल मतलब इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, नीचे 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी बातें छोड़ो और बस अब इन 4 बातों पे ध्यान लगाओ। मतलब वो 1 मार्कर में ना या तो कोई क्वेश्चन बना देगा के पी निकालने वाला, या कंडीशन ही पूछ लेगा। सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 0, अब रटा वही होता है बच्चों को, नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट ऑफ नॉट ए नॉट इक्वल 0, इन्वर्टेबल डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट। अब उल्टा पुल्टे में गड़बड़ कर देते हैं पेपर में, बड़ी तेजी से चल रहे होते हैं सभी। ठीक है भैया, तो मैं ये कह रहा हूँ एक को फील से पकड़ लो, एक को रट के पकड़ लो, ताकि उल्टा पुल्टा ना हो जाए। सिंगुलर पूछ रहा है, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा कुछ सोच के नॉट इक्वल 0 ना लिखो। तो रटने का इसको जगह रट लो। सर सिंगुलर में ना सारे लोअर केस के नंबर है, यू ए, ये सब 0 जैसा दिख रहा है, मैं ये सब 0 जैसा दिख रहा है, देखो 0 जैसा, फालतू का जुगाड़ लेकिन काम आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, इसको मीनिंग से मतलब ये तो बस एक डेफिनेशन है भाई, किसी ने कह दिया जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 से सिंगुलर मैट्रिक्स बुलाएंगे भाई हम, बस ये तो एक नाम है। तो इसमें फील से कहां से पकड़ लोगे? तो रटने वाली बात थी। हमने ये देख लिया ए यू एन सब 0 जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, नॉन सिंगुलर जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 ना हो, गया दिमाग में? ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये फील से, ये कंसेप्ट से। इन्वर्टेबल कब होगी, इनवर्स कब पॉसिबल होगा? फॉर्मूला तुम्हें पता है, जब नीचे वाला 0 ना हो। कब इन्वर्टेबल पॉसिबल नहीं होगा, इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा? जब नीचे वाला 0 हो। ठीक है, बनाओ नोट्स फटाफट। बस इसी पर एक हल्का सा क्वेश्चन आएगा, डायरेक्शन पकड़ा दिया, जैसे गलत होता है वैसे बता दिया मैंने, इस चीज का ऐसे ध्यान रख लेना। क्रैमर रूल आपने नहीं पढ़ा था कभी, वो एक बारी देख लेना पड़ेगा आपको। क्रैमर रूल देख लेना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं भैया, क्योंकि जल्दी काम निकल जाए हमारा थोड़ा, या एक करा देता हूँ, एक क्वेश्चन करा देता हूँ, कंडीशनें समझा देता हूँ। ठीक है भैया, ये किसी का रह गया तो बोल दो। आ जाओ। जो इक्वेशन सॉल्विंग मेथड आप 12th में सीखे थे वो मैट्रिक्स मेथड था भैया। ठीक है, अब ये क्रैमर रूल पर भी क्वेश्चन कैसे बना रहा है अभी बता दूंगा, लेकिन पहले क्रैमर रूल सुन लो। ठीक है, इक्वेशन सॉल्विंग मेथड है ये। कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है, एक्स वाई जेड कुछ भी निकालना है, वेरिएबल्स निकालने हैं, तो इक्वेशन सॉल्विंग मेथड एक तो होता था मैट्रिक्स मेथड, जो यहां नहीं दिया हुआ उसने। ठीक है, लेकिन आप कर चुके हो, आपकी नॉलेज है। ठीक है, ये अभी सीए ने अपनी बुक में, सीए फाउंडेशन वालों ने अपनी बुक में नहीं लिखा है। ठीक है भैया,
दूसरा होता था क्रैमर रूल, पुराने सिलेबस में होता था क्रैमर रूल। ये नया मेथड है, ये पढ़ना है इस वक्त आपको, ठीक है, ध्यान से देख लेना। पहले पहले टाइप बताएं कि एग्जाम्पल से बता देता हूँ, ध्यान से सुनते रहो, देखते रहो जरा। देखो मैंने ऐसा कुछ लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 3, 2x प्लस वाई 2 प्लस 1 3 माइनस जेड 2, ठीक है, और ये x माइनस वाई 1 माइनस वाई प्लस 1 ये 1। पकड़े होंगे, मैं कुछ पिछली क्लासों में कह रहा था, मैं कह रहा था कोई टीचर इक्वेशन बनाता है तो देखो कैसे बनाता है, अब उसको तो बच्चों को दिखाना है ना, देख मैं तेरे को कोई क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ और आसान एग्जाम्पल बनाएगा चीज समझाने के लिए, तो सारे आंसर मैंने इस पर, हमने कितनी पूरी एक एक्सरसाइज निकाल दी थी इस सोच से, सारे मैंने एक्स वाई जेड 1 सोचे, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 सोचा एक्स वाई जेड, 2 प्लस 1 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0 प्लस 1 1, इक्वेशन सेटिस्फाई, आंसर 1 1 1 है, ठीक है भैया। तो छोड़ो, मेरे को क्रैमर रूल बोलना है क्योंकि उलझा के भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसने मान लो बोला भाई क्रैमर रूल से आंसर निकाला और आंसर 3 लिखे हुए, 4 ऑप्शन में 3 अलग अलग गलत सही आंसर सही बता दे तो तुम तो फील से ही पकड़ जाओगे, तुम्हें क्रैमर रूल का क्या काम। लेकिन कुछ उलझे हुए क्वेश्चन होते हैं जो क्रैमर रूल का काम है, इसलिए सुन लो क्या है सर ये क्रैमर रूल, जिससे हमें कोई भी 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल कितने भी वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करनी हो आंसर आ जाएगा। ये सबको पता है 2 वेरिएबल सॉल्व करनी हो तो 2 इक्वेशन चाहिए 2 वेरिएबल, और 3 वेरिएबल चाहिए सॉल्व करनी हो, 3 वेरिएबल निकालने हो तो 3 इक्वेशन चाहिए। कुछ खास पूछ रहा हूँ पहले ये बता देना, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी बोलूंगा वो आसान है, एक बार सुनने जैसा है, बेटर क्या है अभी देखो आप। मैं ये कह रहा हूँ, देखो ये आपने पढ़ा भी बहुत होगा, 0 बाय नंबर पहले ये तैयार कर लेना, इसी पे क्वेश्चन उलझाएगा वो, और कहीं नहीं उलझाएगा अगर आप ये भूल गए तो, ठीक है भैया। चेतन ने बताना 0 बाय 1 क्या होता है, जल्दी जल्दी भाई। 0 0, बहुत बढ़िया, सब फील ले लेना। और मैं कह रहा हूँ कितने भी बड़े हो जाओ, ये चीज या तो आपको पता है फील से पता है, चलो फिर बेकार हो गई, नहीं पता है तो बस इसका जवाब एक ही है, डिवाइड कर ले, ठीक है भैया, और कुछ नहीं सोचना, सिंपल सी बात है, घटिया बात है, ठीक है। चेतन ने आप दूसरा आंसर भी दे दो, 0 बाय 0, नॉट डिफाइन, ना ना गड़बड़ कर गया भाई, 2 साल पढ़ इन्फिनिटी, के 0 बाय 0 इन्फिनिटी। और मैं ये कह रहा हूं इसका भी इलाज एक ही हमारे पास कि डिवाइड करके देख ले, 0 1 जा 0, 0 1 जा 0 हुआ ना, हुआ डिवाइड चल, लेकिन 0 2 जा भी 0 होता है, 0 3 जा भी 0 होता है, 0 4 जा भी 0 होता है, दुनिया भर के आंसर आ जाएंगे, इनफाइनाइट है। जुगाड़ आपको हमेशा बताया 10th 11th 12th में, ये दोनों जीरो इकट्ठे करके लिख दे इनफाइनाइट, ऐसे फालतू की बात, लेकिन काम चल जाता है जब रटना भी हो तो, ठीक है। इसी पे क्रैमर रूल में कहीं उलझाएगा और आप मतलब कंडीशन नहीं याद कर पाओगे, इस फील से बात कह जाओगे आप आराम से, ठीक है भैया। और बच्चों नंबर बाय 0, सर इसको तो हम हमेशा से सीखते ही आ रहे हैं, किसी नंबर को 0 से डिवाइड तो हम कर ही नहीं पाते, 0 1 0, हर चीज का जवाब भाई इतने बड़े हो गए ना, देखो 10वीं में 9वीं में सब जगह सुना होगा, और आज भी कोई बहुत ही बढ़िया बच्चे से मैं पूछ रहा हूँ वो भी थोड़ा सा घोटाला तो कर रहा है, सर नहीं कर पाए डिवाइड, 0 2 0, सर नहीं कर पाए, ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। एक बार ये सोच के लिखना, हर किसी का इलाज डिवाइड करने से पता लग रहा है भाई तू क्या है, ठीक है भैया। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये क्रैमर रूल क्या है, सारे बच्चे सामने ध्यान से देखो, कुछ भी करो मत, अभी 1 मिनट मत करो, ये बाद में लिख लेना, ये एक नोट आ गया आपका। क्रैमर रूल में आपको क्या करना है, यहाँ पर डी ऑफ एक्स, ठीक है, डी ऑफ वाई, डी मतलब डिटर्मिनेंट है, ठीक है भैया, एक्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट, वाई निकालने के लिए डिटर्मिनेंट, जेड निकालने के लिए डिटर्मिनेंट, और डी, ये 4 चीजें निकालनी है। क्या है अभी बता रहा हूँ, बहुत घटिया बात है, बस एक बार ही बोलनी पड़ेगी। सर आप कह रहे हो किसी चीज का डिटर्मिनेंट निकालना है, किसी दूसरी चीज का, किसी तीसरी चीज का, किसी चौथी चीज का, हाँ सर ये चीजें क्या है पहले बताओ, ठीक है। सबसे पहले डी फाइनल करो भैया, डी ध्यान दो, जो इक्वेशन आपके पास है जितने भी वेरिएबल की रेंज होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए, एक्स वाई जेड लेफ्ट, वेरिएबल लेफ्ट, कांस्टेंट राइट, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना डिटर्मिनेंट है वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट डी डिटर्मिनेंट है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना, बस ये एक बार ही चेक करना है बस, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बड़ा बेकार मेथड होता है ये, ठीक है भैया, बहुत आसान वाला होता है ये, ठीक है। बस मैं ये कह रहा हूँ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना डिटर्मिनेंट डी, और डिटर्मिनेंट तो तुम एक लाइन में निकालते हो, निकाल भी दोगे, ठीक है। सर ये dx क्या है, ये भी डिटर्मिनेंट है, इसमें बस करना क्या है, ठीक है, वो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना डिटर्मिनेंट, यही वाला सेम कॉपी, बस वो फर्स्ट वेरिएबल x के कोफिशिएंट हटाओ, फर्स्ट वेरिएबल x के कोफिशिएंट हटाओ और उसकी जगह कांस्टेंट उठा लो, उसकी जगह कांस्टेंट उठा लो, कांस्टेंट सारे राइट होने चाहिए, उन साइनों वाले उठाने हैं, ध्यान देना। तो ये आ गया 3 2 1, बस फर्स्ट कॉलम x के कोफिशिएंट रिप्लेस करो कांस्टेंट से, y z वाले वही रहेंगे, ठीक है, 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ x आ गया, ठीक है, स्पेस उतना है नहीं, चलो डिटर्मिनेंट ऑफ y क्या है, वही बात है, यही सारे कोफिशिएंट उठाने हैं, बस y वाले कोफिशिएंट को रिप्लेस कर दे कांस्टेंट से, ठीक है, बस इतना सा है, यानी अब x वाले सेम रह जाएंगे 1 2 1, इसी से देख लो।
y वाले रिप्लेस हो जाएंगे कांस्टेंट से, यानी 3 2 1। z के कोफिशिएंट वही है 1 -1 1, ये dy आ गया। उधर स्पेस कम है, dz इधर करता हूं और आप बात पकड़ गए होंगे। सर यही मतलब कोफिशिएंट से बना डिटरमिनेंट, बस z की जगह वो कांस्टेंट से रिप्लेस मारने हैं, यानी ये 1 2 1 1 1 -1, ठीक है, और ये 3 2 1, ठीक है। इन सब का डिटरमिनेंट निकालोगे, बस एक बार ही करना है भैया, बाद में 10 बारी करने जैसा है ही नहीं ये चीज, ठीक है। एक बारी तेजी से इसको प्रैक्टिस में लाना और ये चारों डिटरमिनेंट निकालना फटाफट। कोई मुझे बोल देना डी dx dy dz जैसे आ जाए तो क्या क्या है, मैं आपके बोलने से डायरेक्ट लिख दूंगा। डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना आपको आता है, जल्दी से जल्दी से। ये एक नोट बनाओ सोच के, पहली जरूरत ये है, ये तो बस एक बार ही करने जैसा ही है। अनुषा आप बता रहे हो dx dy dz, सर dx -x आया। ठीक है। dx -6 आ गया है। बाकी जो और कर रहे हैं वो चेक करा देना। कोई डिटरमिनेंट भूल रहा है मेरे को कह देना, मैं कराऊंगा फिर। D2 आ रहा है। D2 आ रहा है, ओके। तो हमने तो 1 1 रखा था यार, क्या घोटाला करा तुमने? अरे और भी निकालो भाई। dy 3 आ रहा है। dy 3 आ रहा है, चलो भैया निकालो। हाँ D -4 आ रहा है। d -4 आ रहा है। -4 क्या कर रहे हो? मैं करता हूँ यार, मैं करता हूँ। सब अलग अलग बोल दोगे तो ऐसे कैसे चलेगा? 1 × 1 -1 -1 × 2 +1 +1 × -2 -1 है। तो ये -3 भाई पहली बार d -6 आया, क्या कर दिया? जो चीज हम सोच रहे हैं हम गलत नहीं कर सकते, उसे गलत कर दे रहे हैं। आप जल्दबाजी मत करो, देखो एक बार ही चेक कर लो, यही होता है मुद्दा। ये नहीं है तुम समझते नहीं हो, थोड़ा टाइम गैप आ गया, चीज आसान थी, थोड़ी सी जल्दी ले ली, बस हो गया गड़बड़। देखो एक बार ध्यान से चेक करो। 1 पहला एलिमेंट रो कॉलम छोड़ा, डायगोनल मल्टीप्लाई 1, माइनस बीच में फॉर्मूले का होता था, और ये ऑफ डायगोनल तो भैया माइनस माइनस +1 ही बनेगा ना, यही गड़बड़ की होगी तुमने, ठीक है। ये माइनस फॉर्मूले का था और ये +1 है, ठीक है। फिर देखो सेकंड का तो साइन चेंज करते थे, अब -1, रो कॉलम छोड़ो, ठीक है। 1 मिनट, 2 +1। एक चीज, ये चीज हमें क्या सिखाएगी, हमने कोई भी चीज आसान नहीं माननी और कोई भी चीज बिना प्रैक्टिस करे छोड़नी नहीं है कभी भी, ठीक है। सीए बनना चाह रहे हो तो ध्यान देना। तीसरा एलिमेंट +1, रो कॉलम छोड़ा, -2 -1, ये। और देख लो ये तो 0 हो गया, ये 3 की -1 से -3, ये -3 -6 आ गया, ये -6 आ गया। अब dy भी चेक कर लो भाई, dy भी -6 ही आ रहा होगा और dz भी -6 ही आ रहा होगा। बोलो बोलो, आ रहा है कि नहीं? चेक करवाओगे, आएगा तो वही, ये लो, ठीक है भैया, वही आ गया, बिल्कुल वही आ रहा है, ठीक है। बोलो, रोको, किसी को रोकना है तो सर डिटरमिनेंट भूल रहा हूँ बता दो एक बार ही, जरा बोल दो, ठीक है। अब 1 मिनट सुनो, ठीक है, थोड़ा फोकस कर लेना, जल्दबाजी में ना करना, और पूछना है तो पहले डिटरमिनेंट पूछो। अब एक्स वाई जेड सर निकलेंगे कैसे? आपने वो dx dy dz बता दिया, d बता दिया, एक बार ही दोबारा सुनो। कोफिशिएंट से बनने वाला डिटरमिनेंट d, ठीक है। वो x के जो कोफिशिएंट है उनको कांस्टेंट से रिप्लेस कर दोगे, dx y के कोफिशिएंट कांस्टेंट से रिप्लेस कर दोगे, y के कोफिशिएंट, तो dy, z के कोफिशिएंट जो है z के कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट से रिप्लेस कर दोगे dz। और x निकालना है तो ये फॉर्मूला, मतलब कई बार कंडीशन ही पूछ लेता, और कुछ भी नहीं, dx by d। y निकालना है dy by d, और z निकालना है। मैं भी बताऊंगा ये क्वेश्चन कैसा आना चाहिए अगर यहाँ से आया, पहले बेसिक तैयार कर लो, ठीक है। और अब आप चेक कर लो, सर एक्स वाई जेड निकालना है, dx by dy, dy by d, और z, ये डेल्टा नहीं है, सब d है, ध्यान देना, dz by d, ठीक है भैया। और अब 1 मिनट भाई, देखो x, dx का वैल्यू -6 है, d का भी -6 है, 1 है। अब आपको दिख ही रहा होगा, सारे तो -6 है, तो dy -6 है। मैंने वही बनाया था, 1 1 से सेट किया था, आंसर कुछ और कैसे आ जाता, आंसर तो वही आएगा। और z भैया
भी dz बाय d मतलब वो सब -1 आ गए। पहले एक यहाँ तक पहुंचो, फिर एक बढ़िया रूल बनाते हैं इससे, जहां क्वेश्चन पूछेगा इस पे पूछेगा, आराम से निकल जाओगे। ठीक है भैया, थोड़ी सी समझदारी रखना, एक सोचना यार क्या वो ये पूछेगा हमसे। भाई मान लो आपका एमसीक्यू आया अभी, वो बोल रहा है 2-3 इक्वेशन है, क्रैमर रूल से सॉल्व कर एक्स वाई जेड बता। तो तुमने इतना लंबा थोड़ी जाना है, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुमने वो ऑप्शन उठा के पुट करनी है और तुम्हारा आंसर वेरीफाई हो गया, बस काम खत्म, तुम तो वही निकल जाओगे। ठीक है, तो फिर क्यों सीख लिया हमने ये मेथड ही क्यों सीख लिया? इसका काम क्या है भाई? उसने फॉर्मूला पूछ लिया, भैया क्रैमर रूल से एक्स वाई जेड निकालते हैं, 4 ऑप्शन, एक ये सही है, बाकी कुछ भी उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है। तो एक तो तुम्हें नॉलेज की होनी चाहिए, दूसरा अब और कौन से क्वेश्चन है जो अभी फंस सकते हैं अगर हम ये ना ध्यान लगाएं। कोई ये कर रहा है तो हैंड रेज दो, नहीं तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। देखना जरा नेक्स्ट। तो भैया जो x का आंसर था dx बाय डी ए, y का आंसर था dy बाय डी ए, और z का आंसर था dz बाय डी ए। देखो जो मैं अभी आपसे वो पूछ रहा था, ये वाला फील लेना, ये कोई नई बात नहीं थी। हाँ ये बात ठीक है, टाइम गैप पे आप थोड़े जल्दबाजी कर रहे हो तो गलत कर दे रहे हो कि 0/0 इन्फिनिटी होता है। ठीक है भैया, 0 बाय नंबर 0 होता है और नंबर बाय 0 नॉट डिफाइंड होता है, इसको ध्यान रखना अब अगली बात के लिए। ठीक है, अब आपका मतलब डी डी एक्स डी वाई डी जेड है, कुछ भी आ सकता है, ये तो जीरो नॉन जीरो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी डी मतलब नीचे जीरो नहीं आया, डिनोमिनेटर में डी चल रहा है, वो कोफिशिएंट से बना डिटरमिनेंट, वो जीरो नहीं आया, तो नीचे तो नॉन जीरो नंबर है आपका। अब ऊपर चाहे कुछ भी हो जाए, 1 हो जाए, 3 हो जाए, इनका डिटरमिनेंट 5 हो जाए, के 0 हो जाए, आंसर आएगा भैया। तो यानी ये ज्यादा खास बात हो गई। और ये रटेंगे कैसे हम? ये तो हम फील से लिखेंगे ना, कि ये फॉर्मूले हमें पता है, हमें माइंड में दिख रहा है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो नंबर से तो डिवाइड कर ही लेते हैं, चाहे ऊपर जीरो हो चाहे नहीं हो, तो आंसर यूनिक सोल्यूशन होंगे उस वक्त, पक्का यूनिक सोल्यूशन होंगे। ध्यान से सुनते रहना। ठीक है भैया, लेकिन बट dx, अब आप बताना dx dy, अब आप सोच के बताना, dz आपने निकाले, मान लो सारे जीरो आ गए, ये पहला कंडीशन था भैया, ये दूसरा है, और डी भी जीरो आ गया, तो बोलो 0/0 0/0 0/0, बोलो क्या कौन से आंसर आए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए। हाँ, अब तीसरी कंडीशन और आखिरी, आपको पता है इक्वेशनों के यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन मैं क्या कह रहा हूं, नीचे तो जीरो है, डी तो जीरो है, लेकिन ऊपर वाले सारे जीरो नहीं है, सारे जीरो नहीं है, लीस्ट वन dx बीच में इक्वल नहीं डाल रहा, और dy और dz, इसकी बात कर रहा हूं मैं। और मैं कह रहा हूं इसमें लीस्ट वन, कोई भी एक, कम से कम एक नॉन जीरो है, या तो सारे नॉन जीरो हो जाएं, या कम से कम, भाई कम से कम एक का मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई एक भी नॉन जीरो हो गया, मान लो, बाकी तो ये 0/0 है, ये 0/0, आप कह रहे हैं इनफाइनाइट हो गया, नहीं इनफाइनाइट कैसे हो गया? यहाँ 7 है मान ले, तो 7/0 तो नो सोल्यूशन है। जब एक्स सॉल्व ही नहीं हो रहा तो वाई जेड कैसे पुट करके कर लेगा? इनफाइनाइट कैसे बोल देगा? तो कोई भी इनमें से एक, कम से कम एक भी नॉन जीरो है, कोई भी एक नॉन जीरो और नीचे जीरो, तो नंबर बाय जीरो ऐसे रटाते थे ना, ऊपर नंबर है कोई भी अदर देन जीरो वाला और नीचे जीरो, तो फालतू का जुगाड़, नो सोल्यूशन मान लो रटना भी तो आपको, तो वो नो सोल्यूशन हो जाएगा, तो इसे आप कह दोगे नो सोल्यूशन है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है किसी भी तरह का ना। ये हुआ आपका सीए फाउंडेशन लेवल कि कंडीशनल पूछ रहा है, वो बातें आपसे ध्यान देना, समझ के लिखो, कंफ्यूजन है तो बोलो। हाथों हाथ तैयार करना भैया, ये नहीं है कि सुना और कॉपी करा, इस काम पर मत चलना, समझ कर लिखो, कोई दिक्कत है फिर पूछो। कोई नोट बना रहा है तो हैंड रेज कर दीजिए। होते ही हैंड डाउन कर लीजिएगा।
अच्छा एक बात रह गई भाई, एक बात रह गई, सामने ध्यान दो, 1 मिनट रुक जाओ, इसी में ध्यान देना है, इसी में ध्यान देना था 10th का टर्म, लेकिन वो भी पूछता ही है ये। मतलब याद करो, आप 10th में पढ़ते थे इससे पहले, और 12th में भी एक बारी शुरू के 6 क्वेश्चनों में हमने मैट्रिक्स मेथड में सीखा था, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, उसका भी क्वेश्चन बना रखा उसने। मतलब ये फैमिली पढ़ोगे, यूनिक, नो, इनफाइनाइट, तो ये भी दूसरी भी इसके साथ आएगी। और छोटा सा मूवमेंट है, बस शब्द याद रखना है। मतलब उसने कुछ भी डी एक्स डी वाई डी जेड कुछ भी दे दिया, डी दे दिया, और आप चीजें देखकर बता पा रहे हो यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट है, नो है, तो वो कह रहा है कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। तो याद होगा जिन इक्वेशनों का सोल्यूशन पॉसिबल हो, सोल्यूशन पॉसिबल हो, थोड़ा अच्छा लिखूं तो लीस्ट वन सोल्यूशन पॉसिबल हो। वेरिएबल का चाहे एक आंसर हो, चाहे इनफाइनाइट हो, एक हो चाहे इनफाइनाइट हो, मतलब आंसर पॉसिबल हो। और अगर रटना ही है तो आंसर यूनिक सोल्यूशन आया तो भी पॉसिबल है, और इनफाइनाइट आया तो भी, चाहे एक से ज्यादा है लेकिन पॉसिबल है, तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। और नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट। तो बस वो आपने कंडीशनों से चेक करना है, यूनिक, नो, इनफाइनाइट, आंसर एक आया कि इनफाइनाइट आया, पॉसिबल है, कंसिस्टेंट, नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट, इसको भी नोट पर जाओ, जाने दो। नेक्स्ट, अब बस देखते जाना, सारे नहीं करेंगे भैया, कुछ घटिया से क्वेश्चन मैं फील दे दूंगा आपको, भाई देख लेना, वो आपने खुद घर पे बैठ के करने, प्लस पूछ लेगा, माइनस पूछ लेगा, मल्टीप्लाई पूछ लेगा, तो वो तो टाइम खराब कर लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, हाँ दिक्कत हो आप बोल देना, वो फिर मैं बता दूंगा आप कुछ भी बोल रहे हो तो। ठीक है भैया, थोड़ा सा ऐसे देखो, ठीक है, क्वेश्चन देखो, मेरा पीछे हाथ आता होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, मेरी शक्ल का आपको वैसे कुछ नहीं करना है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ बस। हाँ कोई नोट कर रहा है तो बता दो इसे। अब आओ, बस फील लेना है, ऐसे ही पढ़ने में हो जाएगी। देखो मैट्रिक्स के 16 एलिमेंट है, बोल रहे क्या क्या ऑर्डर हो सकता है। अब आपको पता है 16 एलिमेंट है, अगर एक ही रो रख दी तो कॉलम 16, भाई एक ही रो रख दी तो 16 एलिमेंट लाइन बना के, ऐसे कॉलम तो 16 आएंगे ना, 1/16। और फिर मैं कहाँ कितना बोलूंगा, बच्चा कह रहा है सर फैक्टर बना लो 16 के 16 के, कंप्लीट नंबर से जो जो बनेंगे सारे ऑर्डर हो सकते हैं। यानी 2 8 जा 3 की टेबल में तो 16 आता नहीं, 4 4 जा। और सर उल्टा भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि 2 रो 8 कॉलम अलग बात होती है, और 8 रो 2 कॉलम अलग बात होती है। ठीक है, कोई भूल रहा हो तो मैं तो भैया बस लिख ही रहा हूँ यहाँ, कोई ज्यादा चीजें भूल नहीं रहा, लेकिन आप भूल रहे हो तो बता देना, यानी ऑर्डर ये है। ठीक है भैया, आगे पीछे करके दे देगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, 4/4, 2/8, 8/2, देखो बी पार्ट आ गया आंसर। नेक्स्ट, सेकंड, ट्रांसपोज आप समझते हो, जल्दी जल्दी। हाँ, ट्रांसपोज, सर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ट्रांसपोज रो का कॉलम करते हैं, तो एक ही रो वाली दी थी, रो मैट्रिक्स भी थी एक्चुअली, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कॉलम कर दिया सर, ट्रांसपोज हो गया। ये रेक्टेंगल है, ये भी तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का ट्रांसपोज रेक्टेंगल पक्का आएगा भैया, बाकी हम पक्का नहीं कह सकते क्या है। तो रेक्टेंगल का जो ट्रांसपोज है ऑलवेज रेक्टेंगल मैट्रिक्स होता है, ए पार्ट, कंफ्यूजन है साथ साथ बोलना। थर्ड, रो मैट्रिक्स, देखो मैंने वही बनाई थी, रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सर कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, सी पार्ट हो गया थर्ड। नेक्स्ट, ठीक है, दो मैट्रिक्स ए और बी मल्टीप्लाई किया, देखो कंडीशन में कह रहा था ना, कहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन थोड़े से ऐसे पूछ लेगा, ए और बी सर दो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कब होती है बच्चों याद करो, मैंने बताया था कि प्री मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर है, पोस्ट मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर है, उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। पहली बात आपको हमेशा पता है, इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल होना जरूरी नहीं होता, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है ये। और दो मैट्रिक्स ऐसे मल्टीप्लाई कब होते हैं, जब पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम की काउंटिंग दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो की काउंटिंग सेम हो, तो मल्टीप्लाई होते हैं, एक बात। और मल्टीप्लाई का ऑर्डर क्या आता है, ये कॉलम से रो काट दो, ये बचे हुए नंबर आंसर का ऑर्डर आता है, ये आप 12th में पढ़ते थे। वापस आ जाओ, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होंगे, रेक्टेंगुलर होंगे, दोनों का ऑर्डर सेम होगा, नंबर ऑफ कॉलम, एक जनरल कंडीशन बतानी है, नंबर ऑफ कॉलम ए इज इक्वल टू रो ऑफ बी, यही है ना। ठीक है भैया, जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसका कॉलम बाद वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो, तो जैसा मर्जी मैट्रिक्स दे दो मल्टीप्लाई होगा, चाहे सेम ऑर्डर का दो, चाहे रेक्टेंगुलर दो, चाहे कोई और दो, सब मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, यानी सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, वैसे एक बात बताना भैया, क्या बी नहीं हो सकती, वो बोल रहा है भाई ए और बी मल्टीप्लाई कब होते हैं, भाई दोनों के सेम ऑर्डर हुए, ध्यान से सुनना, दोनों के सेम ऑर्डर हुए तब भी तो कॉलम रो सेम है, मल्टीप्लाई तो तब भी होगा, रेक्टेंगुलर पे जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों के सेम ऑर्डर हुए तब भी होगा, जब दोनों के कॉलम ए का कॉलम बी के रो के इक्वल है तब भी होगा, यानी दो ऑप्शन हो गई,
कभी कभी ऐसा होना है, ध्यान देना इस किताब के अंदर भी, और मे भी कभी फाउंडेशन में भी ऐसा हुआ है, एग्जाम में हुआ है कि दो ऑप्शन आ गई, क्या करके आओगे जल्दी बताओ? ऑप्शन तो एक ही मार्क को नहीं है, क्या करके आओगे? फंस गए ना। अब ये इंस्टीट्यूट की गलती है भैया, किताब में भी इक्का दुक्का कहीं नजर आएगी, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, और दोनों ही आंसर है और बड़ा कंफर्म, और कई बार ना दो ऑप्शन में सेम ही लिख देगा। एक में उसने लिख दिया x ग्रेटर देन 2, एक में उसने लिख दिया x/2 ग्रेटर देन 1, ले दोनों सेम बात होती है, दोनों सेम बात है, तो भैया दो ऑप्शन दे क्यों रहे हो हमें, हमारे को तो एक ही मार्क करनी होती है। तो मान लो आप कंफर्म हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें और दो ऑप्शन लग रही हैं, तो उसे छोड़ के आना, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं कह रहा हूँ एक एक नंबर का कंपटीशन है यहाँ पे, छोड़ के आना। मे भी देखो अब क्यों छोड़ के आना, मे भी दो ऑप्शन होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो भैया बहुत अच्छा पेपर बनाता है, कभी कभार गलती होती है, तुम फालतू में सोच रहे हो तुम्हारी गलती और तुम्हारा मतलब कि 1.25 नंबर कट जाएगा वहां पर, 1.25, ठीक है भैया, तो तुम अनअटेम्प्टेड छोड़ो, और अगर वाकई वो उनकी गलती है तो अनअटेम्प्टेड पे भी तुम्हें नंबर मिलेंगे, तुम्हें अटेम्प्ट करने का ध्यान ही नहीं देना, ठीक है, तो ये बात ध्यान देना जरा, ठीक है। तो वैसे तो इसमें आपको, अगर मैं ऐसे खेलूंगा भाई तुमने गलती कर दी अब हम क्या करें, तो ज्यादा अच्छी वाली लिखूंगा जो जनरल कंडीशन है, नंबर ऑफ कॉलम ए इक्वल नंबर ऑफ रो ऑफ बी। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, तो वो कौन सी मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है भैया, सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट, सिक्स्थ, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैंने कंडीशनें बता दी थी बच्चों, ए सिमेट्रिक है तो हम 12th में पढ़ते थे, अभी रिवीजन में मैं बता चुका हूं, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है, यानी ए पार्ट आंसर, ठीक है। 7th, ए का ऑर्डर m बाय पी है, ए का ऑर्डर m बाय पी है, बी का ऑर्डर p बाय n है, मल्टीप्लाई करा तो बोलता है ए बी का ऑर्डर क्या होगा, सबको पता है कॉलम रो सेम हो मल्टीप्लाई हो जाता है, आपस में काट दो, ये आंसर का ऑर्डर बचा हुआ इसी ऑर्डर में लिख दो m बाय n, तो m बाय n यानी ए पार्ट, ठीक है। फिर वो बोल रहा है भैया थोड़े ट्रांसपोज के रूल मैंने हाल फिलहाल नहीं बोले हैं, 12th में आप पढ़ते थे, छोटी बात होती थी, 1 मिनट, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज क्या होती थी, कोई दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन का होल ट्रांसपोज लिखना हो आपको, तो वो इंडिविजुअल ट्रांसपोज के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बराबर होता था, प्लस पर प्लस ही लेना, माइनस पर माइनस, ये तो बेसिक रूल है। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का होल ट्रांसपोज, ब्रैकेट खोलने पे से रिवर्सल लॉ बोलते थे हम, पलट जाता है, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। किसी कांस्टेंट की पहले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराई और बाद में ट्रांसपोज किया, या पहले ट्रांसपोज किया और बाद में मल्टीप्लाई कराई, रिजल्ट बराबर होता है, ठीक है। और आखिरी होता था किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, वापस वही मैट्रिक्स आता है, तो इसमें कुछ भी ट्रू फॉल्स बना के कैसे भी बना लेगा, छोटी बातें एक बार नोट्स पे ले जाओ। नेक्स्ट, आप ध्यान दो, बोलता है भैया विच 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 इज ट्रू, a प्लस बी, बी प्लस ए और बी कोई भी मैट्रिक्स है, सम a प्लस बी और बी प्लस ए का नॉट इक्वल होगा, ऐसे कैसे होगा? एडिशन कॉम्पिटेटिव होती है, मैट्रिक्स को a प्लस बी करके करो, b प्लस ए करके करो, इक्वल ही आता है भैया। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए होता है, वो कह रहे नहीं है तो गलत है भाई, ठीक है। ए बी नॉट इक्वल बी है, ये एक जनरल बात है भैया, कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स जनरल अलग अलग तरह की लिखो, ये रूल सेट कभी नहीं होगा कि ए इंटू बी करके जो आया वो हमेशा बी इंटू ए करके आएगा, ये नॉट इक्वल होता है इन जनरल केस, ये ट्रू है। तो उसने बोला था ट्रू कौन सा है, सिर्फ सी पार्ट है, ऑल नहीं है, सिर्फ सी पार्ट है। नेक्स्ट, अब वो कह रहा है भैया यहाँ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, 2 3 शायद 4 और ए, बोल रहा है सिंगुलर मैट्रिक्स है, देखो आगे दिख जाएगा आपको, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो बोलता है ये बता दो, तो तुम्हें पता है सिंगुलर मैट्रिक्स का, सॉरी सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है, तो बस सीधा देख के भी कर लोगे, 2a माइनस 12 इक्वल है 0, मतलब a 6 आ गया, ठीक है भैया, यानी ऑप्शन बी पार्ट आ गई। नेक्स्ट, अब देखो कुछ हल्के हल्के छोड़ रहा हूँ भैया, आपको कहीं लगे ये फील आपको सब पता है बेकार चीज है ये, कहीं फील लगे नहीं ये शायद अटकेगा तो मेरे को बोल देना, नहीं तो घर पे करना और अगली क्लास फिर अटक जाए फिर बोल देना, इस पे मैं टाइम लगाऊंगा, वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। देखो आयोटा आप समझते हो ना भैया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, बस वैल्यू निकालनी है, तो डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल करके आयोटा स्क्वायर -1 डाल देना, 8 आंसर आ जाएगा, ऐसे दिख रहा है, यही दिख रहा है अपने को, 8 ही आ जाएगा सी पार्ट, ठीक है भैया। एक मिनट ये देखना, कुछ छोटे छोटे जो डिस्कस करने जैसे कर लेते हैं, जो बेकार है वो आप कर लेना, प्रॉब्लम पे बोल देना सर प्री मैट्रिक्स है, फिर इनटू में ए मैट्रिक्स है, इक्वल राइट साइड है सर, वो एक ही ऑर्डर पूछ रहा है। देखो भाई ये प्री वाला मैट्रिक्स है ना, इसकी ऑर्डर पढ़ो 3 रो 2 कॉलम, इस पहले वाले की है जो भी है,
इंटू ए वाले का मुझे पता नहीं, वो पूछ रहा है, और राइट आंसर का ऑर्डर पढ़ो, वो 3/3 है, वो थोड़ा ऐसे देख लो 3/3 है। तो आपको तो पता है ये मैट्रिक्स इससे कम मल्टीप्लाई होगा, ये मैट्रिक्स इससे कम मल्टीप्लाई होगा जब कॉलम और रो बराबर होंगे, यानी रो 2 है, और एक्चुअली ये कॉलम और रो आपस में कट जाता है, ये तो कट जाता है, और ये बचे हुए नंबर आंसर का ऑर्डर बन जाता है। तो ये 3 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा 3, यानी ए का ऑर्डर देखने से पता लग रहा है 2/3 है बी पार्ट। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, ए प्लस बी, देखो अब ये बात घटिया हो गई, अब प्लस थोड़ी यहाँ आप करोगे, ए और बी दिया हुआ है, एबीसी कुछ भी दिया हुआ है, प्लस माइनस पर ऑप्शन कर लेना भैया, ऐड कर करके माइनस करके, किसी को दिक्कत है बोल देना 3a माइनस सी। एक चीज याद कर लेना, कांस्टेंट की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे, जैसे जो भी ए दे रखा होगा, मान लो यही है, एक बार ऐसे सुन लो, ये ए है, वैसे ऊपर अलग दिया हुआ है, ये ए है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, याद होगा ना, कांस्टेंट ए की बारी में सारे नंबरों से मल्टीप्लाई हो जाता था, तो ए का थ्राइस करके सी माइनस कर लोगे। दिक्कत है तो आप बोलोगे भाई जी ए इंटू बी मल्टीप्लाई, कोई भूल रहा है तो बता दो, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, ऊपर ए भी दिए हुए थे, ए भी निकाल लोगे, बी ए निकाल लोगे, ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लोगे, ये ऐड करके सही ऑप्शन देख लोगे, ठीक है, सब ऐसे से ही है, प्लस करके बिल्कुल ही बेकार है, ठीक है भैया, ये मल्टीप्लाई में गड़बड़ ना कर देना, ठीक है भैया, मल्टीप्लाई आपको आती है, मैं तो बस एक बात कहूंगा, 3 रो 1 कॉलम है, ठीक है, 1 रो 4 कॉलम है, यानी कॉलम से कॉलम कटे तो आंसर का ऑर्डर 3/4 आएगा, और वैसे सारे 3/4 के हैं, वो इशू नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत हो तो बाद में बताना मेरे को, ठीक है। अब मैं मतलब बोलूंगा अभी तो ये समय खराब होगा, घटिया वाले ऐसे ही छोड़ देते हैं, आप अटेम्प्ट मारो। ये 25वां पढ़ो, वो बोलता है ए और बी दे दिया हमने आपको, ए भी एग्जिस्ट करेगा, बी नहीं करेगा, देख के बताना, मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, ठीक है भाई, ए इंटू बी होगा लेकिन बी इंटू नहीं होगा, बच्चा कहेगा ऐसे कैसे, भाई ऐसे ही बता दोगे आप तो। ए का ऑर्डर देखो 2 रो और 3 कॉलम है, बी का ऑर्डर देखो 3 रो और 4 कॉलम है, अब आप चेक करने पे आ जाओ, जब आप ए इंटू बी करोगे तो एक्चुअल मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे, ए इंटू बी में ये कॉलम से ये रो कट गया, आंसर का ऑर्डर 2/4 हो गया, तो मल्टीप्लाई तो होगा क्योंकि कॉलम और रो बराबर है। जब आप बी इंटू ए करोगे तो बी की ऑर्डर 3/4 है, ए की ऑर्डर 2/3 है, और अब कॉलम और रो बराबर नहीं है, यानी ए नॉट डिफाइंड है, बी ए नॉट डिफाइंड है, यानी ए भी डिफाइंड है, बी ए नॉट डिफाइंड है। ऑप्शन देखो, पहली आ गई, ए भी एग्जिस्ट करेगी लेकिन बी ए नहीं करेगी, ठीक है भैया। ए पार्ट कंफ्यूजन है तो बोलना। 26, अब वो कह रहा है इंटू बी और बी इंटू ए बराबर होगा, नहीं होगा, अब कोई बच्चा कह रहा है मैं तो मल्टीप्लाई करके चेक करूंगा, भाई बेवकूफी फिर नहीं कर देना, ए का ऑर्डर चेक करो 2 रो 4 कॉलम, बी का ऑर्डर चेक करो 4 रो 2 कॉलम, आपको ऐसे दिख रहा है, जब आप ए इंटू बी करोगे कॉलम से रो कटेगा, आंसर का ऑर्डर 2/2 आएगा ए बी का, लेकिन जब आप बी बाय ए करोगे, इसको थोड़ा लिख देता हूँ, बी का 4/2 है, ए का 2/4 है, ए का 2/4 है, कॉलम से रो कटेगा भैया, बी ए का ऑर्डर 4/4 आएगा, तो ये मैट्रिक्स इक्वल हो कैसे सकते हैं, ए बी का 2/2 आएगा, बी ए का 4/4 आएगा, ठीक है, तो ए बी नॉट इक्वल बी आने वाला है, ठीक है भैया, मल्टीप्लाई तो होगी लेकिन नॉट इक्वल आने वाला है, ये पता है। 27 खुद करना भैया, ए स्क्वायर निकालना है, ए क्यूब निकालना है, और उनकी ऑप्शन सही वाली करनी है, और आयोटा स्क्वायर को -1 डालना है, कहीं भी फील लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा बता देना भैया, ठीक है। ए और बी मैट्रिक्स दिए, बोल रहा है ए इंटू बी करोगे सी आ जाएगा, तो कर लोगे भाई, सी आ जाएगा, ये कोफैक्टर के लिए सी नहीं है भैया, 12th वाला दिमाग मत चलाना, बोलता है एलिमेंट बताओ, एलिमेंट को कह रहा है C2 3, मतलब 2 3 पोजीशन का, भाई ए इंटू बी करके एक सी मैट्रिक्स आ गया, उसका 2 3 3 2 3 1 एलिमेंट लिख देना भैया, और वो ऑप्शन चेक कर लेना, ठीक है भैया। अब देखो फिर थोड़ा सा वो क्रैमर रूल वाली बातें जो अभी कर रहे थे, ये नया है हमारे लिए, बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड से, मैट्रिक्स क्रैमर मेथड से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दो, जबकि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड दे रहे हैं, तो आप तो माइंड में भी कर लोगे, सर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा करेंगे मतलब 1/1, तो एक्स तो 1 आएगा, और वाई डेल्टा वाई या डी वाई एक ही बात है भैया, डेल्टा वाई या डी वाई को डेल्टा यानी डी से डिवाइड करेंगे तो -1/1, ये -1 आएगा, और जेड डेल्टा जेड या डी जेड को डेल्टा या डी से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, 1 -1 1, तो 1 -1 1 ऑप्शन ढूंढ लो, सी आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलना। अब अगला वाला देखो, और वो कह रहा है भैया हमने तुमको 3 इक्वेशन दे दी, आप बताओ क्रैमर रूल से एक्स वाई जेड ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा कि इनकंसिस्टेंट आएगा कि नन ऑफ दीज आएगा, तो भैया पहले आप ये जैसे पुट करके देख रहे हो ना, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जैसे यहाँ 1 डालो, आप कहाँ क्रैमर रूल लोगे, आप पहले डालो 1, सर 4 1 जा 4, y -1 डालो, माइनस माइनस +5, y जेड 1 डालो -2, सर 0 नहीं आ रहा है, ये तो पहली क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये आंसर हो ही नहीं सकता, ये वाला पुट कर रहा है सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है भैया। अब नन ऑफ दिस में भी हो सकता है, मैं मना नहीं करूंगा भैया, अब इनकंसिस्टेंट है कि नहीं है, अब उसके लिए देखो सुन लो ध्यान से, करना खुद, तीनों एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट उठा के डी निकाल लेना,
फिर वो x के कोफिशिएंट को राइट कांस्टेंट से रिप्लेस करके d1 वो निकालना पड़ेगा, फिर d2 फिर d3। लेकिन टाइम बचाना आपको आना चाहिए, d तो जीरो आएगा ही आएगा इस क्वेश्चन में, बड़ी पक्की बात है। मान लो आपने d1 निकाला और वही नॉन जीरो नंबर आ गया, तो अब रुक जाना, क्योंकि d1 अपॉन d नंबर बाय जीरो नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट कहते हैं, इनकंसिस्टेंट मार्क कर देना। लेकिन मान लो d1 जीरो आ गया, तो अभी आप इनफाइनाइट नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो आ गया तो नो सॉल्यूशन ही बैठेगा। फिर आप d2 निकालोगे, मान लो वहां नॉन जीरो आ गया, फिर रुक जाओ, क्योंकि 2/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और एक आंसर भी नॉट डिफाइंड हो गया तो सॉल्यूशन तो नो सॉल्यूशन है, यानी इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। तो आप चेक कर लेना, बी पार्ट आ जाएगा। किसी को कंफ्यूजन है भैया ज्यादा, इससे ज्यादा आप कराना चाह रहे हो बोल दो, शर्माओ मत, मैं कर दूंगा। नेक्स्ट अगला वाला बस सुन लो, 3 इक्वेशनें दी हुई हैं भैया, और किसी भी मेथड की क्या जरूरत है, पुट करके सेटिस्फाई करा लेना यार, जो उनसे सेटिस्फाई करके मार्क कर देना। इसमें आप कहाँ करके देखोगे, ये कुछ भी दिया हुआ है, प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का, ट्रांसपोज वापस ये आता है, तो ये पार्ट हो गया। ठीक है भैया, एक्स वाई जेड पूछ रहा है, मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देना, ये तो आपको आता ही है ना भाई, मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता होगा, उसी ऑर्डर की जिस ऑर्डर की लेफ्ट हैंड साइड है, 18 से मल्टीप्लाई करके इक्वेट करके एक्स वाई जेड। कोई भूला पड़ा है तो ये वाली बात बताना। 33 34 एक मिनट, ये मैंने अभी कुछ पिछली क्लास में कंसेप्ट से बोली थी चीज ये, ठीक है, वो ध्यान करना। वो बोल रहा भाई ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, पूछ रहा है वो कौन सा मैट्रिक्स है। तो मैंने कहा था पूरा करने मत बैठ जाना भाई, आप डायगोनल कुछ भी होंगे आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। वैसे तो कंडीशन हमने पढ़ी थी, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके वही मैट्रिक्स सेम आ जाए तो सिमेट्रिक, उसका ट्रांसपोज करके उसका नेगेटिव आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक, जिस मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट जीरो, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, वाइड मैट्रिक्स, कुछ भी बोल लो। वापस आओ, हम कह रहे हैं जीरो मैट्रिक्स तो है नहीं है, सिमेट्रिक या स्क्यू होगी। तो स्क्यू में तो डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होते हैं, याद रखो, वो तो है नहीं, यानी ये स्क्यू भी खत्म हो गया। सिमेट्रिक डायगोनल एलिमेंट कुछ भी होंगे सर, कुछ भी है। फिर ऐसे बताया था ना 1 2 और 2 1 न्यूमेरिकली सेम होगा, न्यूमेरिकली सेम होगा और साइन भी सेम होगा। सिमेट्रिक में साइन सेम नहीं है, 1 3 और 3 1 साइन सेम नहीं है, और यहाँ तो एलिमेंट भी सेम नहीं है। ना ये सिमेट्रिक है, ना ये स्क्यू है, ना ये नल है, ये नन ऑफ दीज आ गया। समस्या है तो बोलना। एक बच्चा भैया जो पिछली क्लास छूटी थी आज ही ऐड हुआ है, बहुत बड़ी बातें नहीं थी, पिछली क्लास इसके कंसेप्ट मैंने भर दिए थे, रख दिए थे, तो आप पिछली क्लास सुन लेना, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, ये कोई भी खास बात नहीं है। 35 ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो बोल रहा है सिंगुलर मैट्रिक्स है भाई, सिंगुलर चेक करनी है तो डिटरमिनेंट निकाल लो, इसका 6 5 30 माइनस ऑफ डायगोनल 30, वाकई डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए पार्ट हो गया। ठीक है भैया, यहाँ हमारा ये मैट्रिक्स खत्म होता है, और अब इसके बाद अगला शुरू होता है लीनियर इनइक्वेशन। ठीक है, वो भी बहुत छोटा सा है, ठीक है, बस एक बार ही ध्यान से सुनना है, अभी की क्लास से अगली क्लास के मिड में ही कहीं खत्म हो जाएगा आराम से, उसके बाद फिर बढ़िया बढ़िया चैप्टर आ जाएंगे, ध्यान देना। इसकी प्रॉब्लम निकाल लेना, तुम्हें भी फील आना चाहिए भैया, जब तुमने पिछले 2 चैप्टर करे थे तो हमने जो भी मेन एक्सरसाइज खत्म कर दी थी, लेकिन उसके बाद 100 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा बैंक उसने दिया हुआ है, वो कर रहे हो आप, उसकी प्रॉब्लम डिस्कस होनी है, सब बता रखा है। लेकिन इस चैप्टर में तो बस इतना ही घटिया घटिया क्वेश्चन लिख के आगे कुछ दे ही नहीं रहा, तो यही इसकी वेटेज है पेपर में। प्रीवियस ईयर का स्कैनर देखोगे, यही वेटेज है ना, आगे बराबर इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी आया तो आया, और नवंबर अटेम्प्ट के वालों के लिए आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, बता चुका हूँ मैं। ठीक है, अभी जिनका जून अटेम्प्ट है और ये पोस्टपोन्ड हो भी या नहीं भी हो, उनको या आने जा रहा है मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ो, ठीक है जी, अगला आ गए हम लोग लीनियर इनइक्वेशन। चीजें ध्यान से सुनना भैया, मतलब जहां ये आ गया ना, ये तो मैंने पढ़ा हुआ था और ये वही है बिल्कुल, बस इसमें एक लैंग्वेज से इनइक्वेशन फॉर्म कैसे होंगी वो थोड़ा बहुत मुझे पकड़ाना है, थोड़ा बहुत, बाकी तुमने पढ़ भी रखा है बहुत कुछ, ठीक है, इस टॉपिक में भी। लेकिन फिर वही बात है ना, उलझा लेगा आपको, ध्यान से सुनो। लीनियर इनइक्वेशन, ठीक है, पहले आप ऐसे समझो, नोट नंबर 1, छोटी छोटी बातें जिन कंटेक्स्ट पे वो उलझा सकता है। सर जहां इक्वल का रिलेशन है और वेरिएबल की पावर, इस पावर पे ध्यान देना, एग्जैक्टली 1 है, इसे तो हम कहते थे 10th क्लास लीनियर इक्वेशन। ये बोलने जैसी, नोट जरूर बना लेना भैया, लीनियर इक्वेशन बोलने जैसा नहीं है, 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नंबर 2 आ जाओ। ठीक है सर जहां पर जैसे x और y की पावर एग्जैक्टली 1 ही है, लेकिन बीच में इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटी के सिंबल है, चाहे ग्रेटर का है, मतलब लेफ्ट राइट के इनइक्वल तो नहीं है, चाहे स्मॉलर का है, पावर वही है, चाहे ग्रेटर देन इक्वल है, चाहे स्मॉलर देन इक्वल है, वाई सॉरी। ठीक है भैया, तो ध्यान यहां पर जा रहा है आपका। सर सिंबल इनइक्वालिटी के हैं, इनइक्वालिटी के हैं,
और पावर भैया सबकी, ये बार बार तो क्या मार्क करूं, 1 ही है, पावर एग्जैक्टली 1 ही है। इन्हें आप लीनियर इनइक्वेशन कहते हो। ठीक है, आप कह रहे हो बहुत छोटे बच्चे की तरह से बताई बात, ये तो मेरे को फील्ड में वैसे ही पता है, हमेशा से सारी जिंदगी हो गई मेरे को पढ़ते हुए। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ो आगे। नंबर 3 पॉइंट पे जाते हैं और आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, नोट्स बना लेना भाई। अब मैंने कहा पॉइंट सुन लो, चलो अभी मैं फंसाने की क्या बात करूं। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 आया कभी आपने, है ना, इन इक्वेशन का आंसर निकाला, x ग्रेटर देन 0 आया, तो हमने कहा वन एक्सेस या वन वेरिएबल कंटेक्स्ट में आपसे पूछ रहे हैं, वेरिएबल एक ही है यहाँ पर, हम आपको बता रहे हैं वेरिएबल एक ही है। उस कंटेक्स्ट में हमने कहा भाई इसको आप ग्राफ बनाओ इसका, जबकि वेरिएबल एक ही है, टू वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, टू वेरिएबल का कोई कंटेक्स्ट नहीं है। तो इसका ग्राफ मतलब टू एक्सेस पे नहीं बनता, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे नहीं बनता भैया। जब हम कह रहे हैं वेरिएबल एक ही तो वाई तो है ही नहीं ना, डिफाइंड ही नहीं है वाई। हम ये नहीं कह रहे नहीं है का मतलब तो वैसे जीरो हो जाता है, वाई डिफाइंड ही नहीं है, वाई कहीं है ही नहीं, एक ही वेरिएबल है भाई यहाँ पर, वाई डिफाइंड नहीं है। ठीक है भैया, तो वो ग्राफ मतलब ना, वो ग्राफ दे के पूछ लेगा आंसर, तो आपको उलझा लेगा वो, जितना मर्जी आपको आता हो, छोटी सी बात पे, ज्यादा छोटी पे आराम से उलझाएगा, बड़ी बात पे नहीं उलझा पाएगा। तो भैया वन वेरिएबल में मतलब नंबर लाइन ही बनेगी भाई, तुम सिर्फ एक्स बता रहे हो हमें, और एक्स जीरो से बड़ा कह रहे हो, तो जीरो तो है नहीं, जीरो से बड़ा है, लो ये हो गया। पढ़ते थे ना कभी पढ़ते थे, याद आ गया होगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मुद्दा वो नहीं है कि आप ये नहीं सीख जानते हो, मुद्दा वो है वो उसने कहीं वन वेरिएबल शब्द दिया हुआ है, बच्चा ध्यान ही नहीं दे रहा। और उसने तो भैया ये भी दिया हुआ है ग्राफ, ले दो ग्राफ दे रखे हैं, बोल रहा है एक्स जीरो से बड़े का वन वेरिएबल कंटेक्स्ट में, ऑप्शन सही मार्क कर, एक ये कुछ दे दी, एक यहाँ डार्क कर दिया, एक में एक्स जीरो से बड़ा मतलब ऐसे शेडिंग लगा दी। तो वन वेरिएबल में तो टू एक्सेस वाला ग्राफ ही नहीं बन सकता ना, तो आपको ऑप्शन तो सही पकड़नी पड़ेगी ना। ठीक है भैया, छोटा सा कंटेक्स्ट है लेकिन ध्यान देना। ठीक है, और इसके साथ की और बातें वो इससे डिलीवर हो गई, तुम इतने छोटे नहीं हो कि मैं इसके बाद और चीजें भी बताऊंगा, या चलो एक और लिख देता हूँ, वन वेरिएबल कंटेक्स्ट में मैंने बोला एक्स 5 या 5 से बड़ा है, तो ये भी तुम्हें याद आता होगा कि सर एक्स जहां भी नंबर लाइन पे 5 है, वाई एक्सेस तो बनाओगे नहीं, 5 है तो उसको डार्क कर दिया और आगे बढ़ गए, ये सब है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, लिख लेना भाई। ठीक है, इनमें घटिया ही क्वेश्चन आएगा, वर्ड प्रॉब्लम आई तो बस वो थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम पे काम करना होगा। कंटेक्स्ट वन वेरिएबल है। अब इसी बात को प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का ही, ये ए वेरिएशन हो गया मान लो, है बी टू वेरिएबल कंटेक्स्ट बात करते हैं, टू वेरिएबल थर्ड का बी, हम कह रहे हैं टू वेरिएबल कंटेक्स्ट में आपको x ग्रेटर देन 0, और दूसरा मैं बोल ही नहीं रहा कुछ भी, मैं कह रहा हूँ x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ बता दे, और चार ऑप्शन के ग्राफ मैंने दे रखे हैं आपको। तो टू वेरिएबल कंटेक्स्ट में है तो दोनों एक्सेस बनाओ ना। अब ये तो तुम्हें हमेशा से पता है भैया, और एक बार फील से दोबारा सोच लेना और रट भी लेना। एक्स जीरो की ग्राफ लाइन, अच्छा इसको थोड़ा इक्वल कर दो भाई, मान लो एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 का मैं ग्राफ पूछ रहा हूँ, तो सर एक्स जीरो की ग्राफ लाइन तो वाई एक्सिस होती है ना, तो हमने सीखा है, मतलब रटाई है, चलो ऐसे ही बोल लो। ठीक है, और फील ये है सर, मतलब वाई एक्सिस पे सारी वैल्यू वाई की होती है, या एक्स होता ही नहीं होने कोई जीरो कहते हैं, तो वाई एक्सिस एक्स जीरो का ग्राफ है। एक मिनट थोड़ा ज्यादा करके सुन लेना भाई, आप बहुत हल्के में ले रहे हो चीजें, मेरे को दिख रहा है यहीं से। ठीक है जी, एक्स जीरो की ग्राफ लाइन सर ये है, और जीरो से बड़ा किधर है, अरे आप लोग कितना हल्का सोचते हो, देखो जरा कितना हल्का सोचते हो, आंसर सही मार्क कर दोगे लेकिन हल्का सोचते हो क्या। सर एक्स जीरो से बड़ा राइट होता है, रट रखा है किसी ने सर देखो ना यहाँ ये देखो ना यार, ये 1 2 3 यहाँ सारे एक्स जीरो से बड़े हैं, तो इसी तरफ तो जाएगा, ये दोनों हल्की बातें हैं। अब क्वेश्चन कोई थोड़ा टेक्निकल बना के पूछेगा, घुमा के मारेगा वो तुम्हें। ठीक है भैया, तो जरा ऐसे समझो भैया, एक्स जीरो तो इस लाइन पर है वाई एक्सिस पे, वो तुम्हें हमेशा से पता था, जीरो से ग्रेटर किधर है। अरे भाई वो सारे ऑर्डर पेयर पूछ रहा है, सिर्फ एक्स नहीं पूछ रहा, यहाँ दो वेरिएबल का कंटेक्स्ट है, वो सारे पॉइंट पूछ रहा है जिन पॉइंट की एक्स पोजीशन जीरो से बड़ी है, वाई कुछ भी हो छोड़ो। तो सर वो मतलब माइंड में फील आना चाहिए सर, ये सारे इनफाइनाइट पॉइंट, ये इनफाइनाइट पॉइंट है सर, किसी की भी एक्स पोजीशन पर पेनिकुलर डाल के देख लो जीरो से बड़ी है, और वाई तो कुछ भी हो, चाहे प्लस की चाहे माइनस की चाहे जीरो, वो तो कंटेक्स्ट है ही नहीं। ठीक है भैया, यानी हम शेडिंग तो इधर ही लगाते हैं सर, चाहे हम कम सोच के लगाएं चाहे अच्छा सोच के लगाएं, लेकिन अच्छा सोच के लगा लेना। वो टू वेरिएबल कंटेक्स्ट में इनफाइनाइट पॉइंट पूछ रहा है जिनकी एक्स पोजीशन जीरो या जीरो से बड़ी हो, जीरो इस लाइन पे है, जीरो से बड़ी इधर है, और वाई कुछ भी होती रहे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भैया, नेक्स्ट सोच के लिखना।
ये जो सीए फाउंडेशन में आप मैथ्स का पार्ट पढ़ोगे ना, कोई कहीं कहीं आ रहा है, हर जगह तो नहीं है वैसे, ठीक है, आपका पुराना टॉपिक बड़ा जबरदस्त बढ़ा देगा। लीनियर के लिए नहीं कह रहा, जैसे कहीं सीक्वेंस सीरीज करेंगे, बहुत अच्छा कर रखा है, मैं कह रहा हूँ बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। पीसी कर रखा है, कंफ्यूज से रहते थे, अब करोगे मजा आ जाएगा, ठीक है, और कंफ्यूजन खत्म होगी अगर मेहनत करोगे तो। ठीक है, बस आज तो टाइम पूरा है जी, कल मिलते हैं। ठीक है बच्चों, गुड बाय, लीव कर सकते हैं आप लोग।